स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है? ए यमुना, बी घाघरा, सी गोमती, डी सोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यमुना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। यमुना और सोन दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियां हैं और बाएं किनारे की महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका स्रोत यमुनोत्री ग्लेशियर है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. महायान बुद्ध की दिव्यता और बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, जो बुद्ध प्रकृति को दर्शाते हैं। 2. इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत और कश्मीर में हुई थी और फिर इसका प्रसार मध्य एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में हुआ। 3. थेरवाद महायान का एक संप्रदाय है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महायान बौद्ध धर्म बुद्ध की दिव्यता और बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, जो बुद्ध प्रकृति का प्रतीक है, अतः कथन एक सही है। महायान बौद्ध धर्म की उत्पत्ति उत्तरी भारत और कश्मीर में हुई और यह पूर्व की ओर मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में प्रसारित हो गया, अतः कथन 2 सही है। थेरवाद महायान का संप्रदाय नहीं है, यह बौद्ध धर्म का एक भिन्न संप्रदाय है जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर केंद्रित है और श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में प्रमुख है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। 2. जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वे वेतन और भत्ते उन राज्यों के बीच उस अनुपात में साझा किए जाते हैं जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। 3. यदि किसी वर्तमान सांसद या विधायक को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि राज्यपाल का पद ग्रहण करने की तिथि से ही उन्होंने विधानमंडल में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 158(2) के अनुसार राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, अतः कथन 1 सही है। जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति यह निर्धारित करता है कि राज्य को किस अनुपात में वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, अतः कथन 2 सही नहीं है। यदि किसी वर्तमान सांसद या विधायक को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें राज्यसभा या विधानसभा में अपनी सीट को उस दिन छोड़ दिया गया माना जाएगा जब वे राज्यपाल के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह किसी विशेष अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के स्तर को दर्शाता है, जिसकी तुलना एक आधार वर्ष 2011-12 से की जाती है। 2. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार होता है। 3. यह खनन जैसे व्यापक क्षेत्रों और बुनियादी वस्तुओं जैसे उपयोग आधारित क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या आईआईपी यह आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में एक विशिष्ट अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के स्तर को दर्शाता है, अतः कथन 1 सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही है। यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है। व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण और विद्युत, उपयोग आधारित क्षेत्र अर्थात बुनियादी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह व्यक्ति की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की अनुमति दी जाती है। 2.
यह व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने, उसे सुधारने और हटाने का अधिकार प्रदान करता है। 3. यह अधिनियम केवल कुछ संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के लिए डेटा स्थानीयकरण का प्रावधान करता है, न कि सभी व्यक्तिगत डेटा के लिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को जानने और नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। डीपीडीपीए के अनुसार व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यक्ति की स्पष्ट सहमति से ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है, अतः कथन एक सही है। यह अधिनियम व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने, उसे सुधारने और हटाने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिक नियंत्रण मिलता है, अतः कथन 2 सही है। अधिनियम केवल कुछ संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के लिए डेटा स्थानीयकरण का प्रावधान करता है, सभी व्यक्तिगत डेटा के लिए नहीं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। 1. न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2012, 2. मार्गरेट अल्वा समिति 1987, 3. गीता मुखर्जी समिति 1996, 4. लोढ़ा समिति 2015। उपर्युक्त समितियों में से कितनी महिला सशक्तिकरण या कल्याण से संबंधित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2012 का गठन महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के अभियुक्त अपराधियों के लिए त्वरित सुनवाई और वर्धित दंड का प्रावधान किए जाने के उद्देश्य से दंड विधि में संशोधन की अनुशंसा करने हेतु किया गया था। मार्गरेट अल्वा समिति 1987 ने महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया। गीता मुखर्जी समिति 1996 ने महिला आरक्षण विधेयक की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोढ़ा समिति 2015 का गठन आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी घोटाले के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में संरचनात्मक सुधारों की अनुशंसा करने के लिए किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अनुच्छेद 76 के तहत उसे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। 2. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। 3. वह सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देता है और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी प्रकृति के कर्तव्यों का पालन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के महान्यायवादी को अनुच्छेद 72(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करता हो, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, अतः कथन 2 सही है। महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी प्रकृति के कर्तव्यों का पालन करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित एक स्वदेशी सतह से वायु में मार करने वाली हथियार प्रणाली है। 2. यह लंबी दूरी तक मार करने के लिए जेट या रॉकेट इंजन द्वारा संचालित बम है। 3. इसकी नेविगेशन प्रणाली में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, उपग्रह मार्गदर्शन और एक डिजिटल नियंत्रण प्रणाली शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लंबी दूरी का ग्लाइड बम या LRGB गौरव यह स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित परिशुद्धता निर्देशित हथियार है जिसे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों की पहुंच से परे दूर स्थित भूमि लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणाली नहीं है, अतः कथन एक सही नहीं है। ग्लाइड बम एक परिशुद्धता निर्देशित बम है जो वायुगतिकीय लिफ्ट का उपयोग करके बिना किसी शक्ति संचालित प्रणोदन की लंबी दूरी तक यात्रा करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे GPS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या लेजर जैसी प्रणालियों का उपयोग करके निर्देशित किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। यह स्वदेशी रक्षा विकास के साथ संरेखित होकर भारत की सटीक हमला क्षमताओं को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1.
सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है। 2. विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसके नवीनतम संस्करण के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 2 बिलियन व्यक्तियों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, अतः कथन 1 सही नहीं है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है। ILO के WSPR 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से दोगुना होकर वर्ष 2024 में 48.8% हो गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में थार रेगिस्तान का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में स्थित है? A 40%, B 60%, C 50%, D 70%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 60%। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में थार रेगिस्तान का लगभग 60% हिस्सा राजस्थान राज्य में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर रेत की पहाड़ियों का एक शुष्क क्षेत्र है। यह उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत में 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, अतः विकल्प बी सही है। तो इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।